दोस्तों, साल 1927 के दौरान ब्रसेल्स के अंदर हुई सॉल्वे कॉन्फ्रेंस में दुनिया के टॉप 29 फिजिसिस्ट जमा हुए थे और उन 29 लोगों में दुनिया की सिर्फ एक ही महिला को शामिल होने का मौका मिला था, जिन्हें आज हम मैरी क्यूरी के नाम से जानते हैं। मैरी क्यूरी आज रेडियो एक्टिविटी के फील्ड में किए गए अपने उस काम की वजह से जानी जाती हैं, जिसकी मदद से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लाखों लोगों की जान बची थी। लेकिन बाद में उनका यही काम उनकी अपनी ही मौत का कारण बन गया था। अब मैरी क्यूरी की अपनी ही खोज उनकी मौत की वजह कैसे बनी, उनके ताबूत को 1 इंच मोटी लेड की दीवार से कवर करके क्यों रखा गया है और क्यों आज उनकी किसी भी चीज को छूने से पहले लोगों को खुद अपनी मौत की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, इन सभी सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैरी क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 के दिन पोलैंड के वारसा शहर में हुआ था, जो उस समय रशियन अम्पायर का एक हिस्सा हुआ करता था। जन्म के समय उनका नाम मारिया था, जबकि मैरी नाम उन्होंने 24 साल की उम्र होने के बाद इस्तेमाल करना शुरू किया था। मैरी अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनके माता पिता दोनों ही टीचर्स थे, जहां उनकी मां लड़कियों की एक बोर्डिंग स्कूल में हेड टीचर की जॉब करती थी। दोस्तों, मैरी का बचपन काफी परेशानियों में बीता था, क्योंकि उनके पिता अपने देश पोलैंड के एक प्राउड देशभक्त थे, जिसके चलते रशियन अधिकारी उन्हें हमेशा कम सैलरी वाले पोजीशन पर रखते थे और इसका सीधा असर उनके घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता था। इसके अलावा मैरी ने बचपन में ही टाइफस बीमारी के चलते अपने सबसे बड़ी बहन जोफिया और सिर्फ 10 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया था, जो ट्यूबरकुलोसिस रोग से पीड़ित हो गई थी। दोस्तों, मैरी शुरुआत से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी और अपने पिता की तरह उन्हें साइंस में सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। उन्होंने अपने हाई स्कूल की क्लास में टॉप किया था और वो आगे भी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, उस समय रशियन अम्पायर में महिलाओं के यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेने पर बैन लगा था, जिसके चलते वो चाहकर भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाई। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी बहन ब्रोनिस्लावा के साथ मिलकर वारसा शहर में फ्लाइंग यूनिवर्सिटी नाम की एक ऐसी सीक्रेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जहां रशियन ऑफिशियल्स से छिपकर लड़कियां भी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हासिल कर सकती थी। इस तरह मैरी ने छिपते छिपाते अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी होने के बाद उनकी बहन ब्रोनिस्लावा अपनी मेडिकल स्टडी कंप्लीट करने के लिए पेरिस चली गईं। असल में इन दोनों बहनों ने आपस में एक दूसरे से ये वादा किया था कि वे पढ़ाई में एक दूसरे की पूरी मदद करेंगी। इसलिए जब ब्रोनिस्लावा पढ़ाई के लिए पेरिस गईं, तो मैरी ने उसकी हेल्प करने के लिए कई सालों तक ट्यूटर के तौर पर काम किया था, ताकि उनकी बहन को पढ़ाई के दौरान कोई आर्थिक परेशानी ना झेलनी पड़े। और फिर साल 1891 में पढ़ाई पूरी होने के बाद ब्रोनिस्लावा जब फाइनेंशियली स्टेबल हो गईं, तब उसकी मदद से मैरी भी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए पेरिस शिफ्ट हो गईं। दोस्तों, उस समय मैरी की उम्र 24 साल थी और यही वो समय था जब उन्होंने अपना नाम मारिया से बदलकर मैरी रख लिया था। पेरिस शिफ्ट होते ही उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में एडमिशन ले लिया, जहां से उन्होंने अपनी फिजिक्स और मैथमेटिक्स की पढ़ाई कंप्लीट की। दोस्तों, फिजिक्स और मैथ में डिग्री हासिल करने के बाद मैरी वापस अपने देश पोलैंड लौटना चाहती थी, लेकिन तभी उनकी मुलाकात पीरे क्यूरी नाम के एक व्यक्ति से हुई, जो उस समय एक फेमस फिजिसिस्ट हुआ करते थे। दोनों ही एक दूसरे से काफी इम्प्रेस हुए, क्योंकि साइंस में दोनों का ही फील्ड सेम था। दोस्तों, पीरे क्यूरी मैरी को पसंद करने लगे थे, इसलिए उन्होंने उनसे शादी करने की इच्छा जाहिर की। लेकिन मैरी ने शादी का ये प्रपोजल ठुकरा दिया, क्योंकि वो पोलैंड वापस जाकर वहीं अपना करियर बनाना चाहती थी और इस शादी को मना करके वो वापस पोलैंड लौट गईं। लेकिन दोस्तों, उस समय वहां पर किसी भी महिला के लिए करियर बनाना इम्पॉसिबल था और पोलैंड में कुछ साल बिताने के बाद मैरी को भी ये बात अच्छी तरह समझ आ गई। दरअसल उनके महिला होने की वजह से उन्हें एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर की जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद पीरे के कहने पर मैरी वापस पेरिस लौट आईं और फिर साल 1895 में इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। दोस्तों, शादी के बाद भी मैरी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, जिसके चलते साल 1903 में उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल कर ली। मैरी ने अपनी थीसिस रेडिएशन के सब्जेक्ट पर की, जिसको कुछ समय पहले ही हेनरी बेकरल नाम के एक फ्रेंच फिजिसिस्ट के द्वारा यूरेनियम के अंदर खोजा गया था। असल में मैरी हेनरी बेकरल के उस खोज को एक कदम और भी आगे ले जाना चाहती थी और उनके इस रिसर्च में उनके पति पीरे भी उनका साथ दे रहे थे। दोस्तों, अपनी कड़ी मेहनत से मैरी और पीरे ने इस रिसर्च में एक बिल्कुल नए एलिमेंट की खोज कर डाली, जो यूरेनियम से भी 400 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव था। दोस्तों, अच्छे रिटर्न्स के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट करना काफी इम्पोर्टेंट है
और मार्केट में काफी सारे ऑप्शंस जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स अवेलेबल हैं। दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ 5 पैसा ऐप, जहाँ पर आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। ये चार्ज करते हैं 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर। साथ ही यहाँ पर सभी तरह के ट्रेडर्स के लिए रिकमेंडेशन मिलते हैं। 5 पैसा अवेलेबल है 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जो काफी सिंपल हो जाता है आपको यूज करना। यहाँ 20 मार्केट डेप्थ फीचर के साथ आप डार्क टू नॉर्मल मोड में ऐप को यूज कर सकते हो। 5 पैसा पर मिलते हैं 4000 प्लस शेयर्स के रिसर्च, टेक्निकल टूल और इन्वेस्टमेंट आइडिया भी। 5 पैसा के साथ अब म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, यूएस स्टॉक्स जैसे एप्पल, नेटफ्लिक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द अपकमिंग IPOs, यानी अब निवेश करना हुआ और भी आसान और लाभदायक विद 5 पैसा। अब तो सबको पता है। दोस्तों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अभी डाउनलोड कीजिए 5 पैसा एंड ओपन कीजिए ऑल इन वन अकाउंट। तो देर किस बात की, शुरू कीजिए अपना निवेश 5 पैसा के साथ। दोस्तों, अपनी कड़ी मेहनत से मैरी और पियरे ने इस रिसर्च में एक बिल्कुल नए एलिमेंट की खोज कर डाली, जो यूरेनियम से भी 400 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव था। मैरी ने इस एलिमेंट को अपने देश पोलैंड के ऊपर पोलोनियम नाम दिया। इसके बाद इन दोनों ने एक और एलिमेंट की खोज की, जो पोलोनियम से भी 900 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव था, जिसे आज हम रेडियम के नाम से जानते हैं। इन दोनों पति पत्नी की ये मेहनत उस समय रंग लाई जब साल 1903 में उन्हें उनकी इस रेडिएशन रिसर्च के लिए फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया। और इस तरह दोस्तों, मैरी क्यूरी नोबेल प्राइज हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। अब हालांकि इन दोनों को इनकी मेहनत का फल तो मिल गया था, लेकिन इस रिसर्च में इनकी सेहत पर जो बुरा प्रभाव पड़ा, उस चीज का इन्हें थोड़ा भी अंदाजा नहीं था। दरअसल उस समय किसी को भी ये बात मालूम नहीं थी कि रेडिएशन का इंसान के शरीर पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये बेफिक्र होकर खुद को तरह तरह के रेडिएशन में एक्सपोज करते रहे। यहाँ तक कि मैरी के बारे में ये भी बताया जाता है कि उन दिनों वो अपने पॉकेट्स के अंदर हर समय रेडियम की ट्यूब लेकर घुमा करती थी। और दोस्तों, यही चीज उन्हें धीरे धीरे मौत की तरफ खींच रही थी। पियरे के मौत के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस की तरफ से मैरी क्यूरी को उनके पति की एकेडमिक पोस्ट ऑफर की गई, जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। और इस तरह मैरी एक और रिकॉर्ड बनाते हुए फ्रांस की पहली महिला प्रोफेसर बन गई। पति की मौत के बाद कुछ सालों का समय मैरी के लिए काफी मुश्किल रहा, क्योंकि पियरे ने उन्हें हर कदम पर सपोर्ट किया था। लेकिन साल 1911 उनकी लाइफ में एक बार फिर से खुशियां लेकर आया। दरअसल 1911 में मैरी क्यूरी को पोलोनियम और रेडियम की खोज करने के लिए केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया था। और इस पुरस्कार को जीतकर मैरी 2 नोबेल प्राइज जीतने वाली दुनिया की पहली महिला बन गईं। दोस्तों, मैरी की लाइफ अभी पटरी पर फिर से लौटी ही थी कि तभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और जर्मनी की सेना पेरिस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगी। इस युद्ध में अपना योगदान देने के लिए मैरी ने अपनी पूरी प्राइज मनी वॉर बॉन्ड्स खरीदने में खर्च कर दी। और युद्ध में मदद करने के लिए उन्होंने बैंक को अपने दोनों नोबेल प्राइज तक बेचने की कोशिश भी की थी, लेकिन नेशनल बैंक ने उनके नोबेल प्राइज खरीदने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल दोस्तों, मैरी अपनी रिसर्च का इस्तेमाल करके युद्ध में शामिल हुए फ्रेंच सोल्जर्स का जान बचाना चाहती थी। मैरी क्यूरी ने जर्मन साइंटिस्ट विल्हम रॉन्टगन की रिसर्च को स्टडी किया हुआ था, जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। और अपनी उसी स्टडी का इस्तेमाल करके मैरी क्यूरी ने एक्सरे व्हीकल्स को इन्वेंट किया, ताकि युद्ध में घायल हुए सिपाहियों का एक्सरे करके उनका सही से इलाज किया जा सके। दोस्तों, मैरी का ये आविष्कार युद्ध में काफी उपयोगी साबित हुआ, क्योंकि लिटिल क्यूरी कहलाए जाने वाले इन व्हीकल्स की वजह से लाखों सिपाहियों की जान बची थी। सिपाहियों की जान की इतनी परवाह करने वाली मैरी ने अपनी सेहत का कभी कोई खास ध्यान नहीं रखा और अपनी आधा से ज्यादा जिंदगी रेडिएशन में बिताने के कारण वो काफी बीमार पड़ने लगी। कहते हैं कि रेडिएशन में रहने की वजह से ही मैरी अप्लास्टिक एनीमिया नाम की एक खतरनाक ब्लड डिजीज से पीड़ित हो गई थी। और 4 जुलाई 1934 के दिन इसी बीमारी के चलते 66 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। दोस्तों, मैरी ने अपनी लाइफ में बहुत सी परेशानियां झेली, यहाँ तक कि महिला होने की वजह से जिंदगी भर उनके साथ भेदभाव भी किया गया। लेकिन फिर भी अपनी मेहनत, लगन और जीनियस माइंड के दम पर उन्होंने सभी मुश्किलों को पार करते हुए इतिहास रच दिया और दुनिया की करोड़ों महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई। दोस्तों, आज मैरी और उनके पति पियरे क्यूरी की बॉडी फ्रांस के मशहूर पैथियन मौसोलियम में दफन है और कहते हैं कि उनकी बॉडी आज भी रेडियो एक्टिव है। इसलिए उनके ताबूत को 1 इंच मोटी लेड की दीवार से कवर करके रखा गया है। और मैरी क्यूरी की बची हुई चीजें जैसे उनके कपड़े, नोटबुक, फर्नीचर और लैब इक्विपमेंट्स, ये सब कुछ आज भी रेडियो एक्टिव है।
ऐसे में अगर कोई व्यक्ति मैरी क्यूरी की मैन्युस्क्रिप्ट को देखना चाहता है तो उस व्यक्ति को अपने शरीर पर ना सिर्फ प्रोटेक्टिव गियर्स पहनने पड़ते हैं, बल्कि साथ ही उसको एक ऐसा फॉर्म भी साइन करना पड़ता है जिसमें लिखा होता है कि वो व्यक्ति अपने साथ होने वाले किसी भी नुकसान के लिए खुद ही जिम्मेदार है। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।